प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आज जिस हस्ती से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो आप सबके लिए परिचित चेहरा है। परिचित इसलिए नहीं कि उस चेहरे को आप अक्सर पर्दे पर देखते रहते हैं, बल्कि परिचित इसलिए कि वो चेहरा आम आदमी, उसकी ज़िंदगी, उसके सुख दुख, उसके उतार चढ़ाव, उसकी सहन शक्ति और लाचारी को अपने में समोए चलता है। ये वो चेहरा है जो आर.के. लक्ष्मण के मिस्टर कॉमन मैन की सशक्त प्रतिमूर्ति है। ये चेहरा करोड़ों भारतीयों को अपनी जिजीविषा के चलते जिंदगी के प्रति आशान्वित करता है। अवतार कृष्ण हंगल उर्फ ए.के. हंगल यूँ तो किसी शब्दावली के मोहताज नहीं हैं, लेकिन साधारण को असाधारण बनाने की उनकी आदत, उनकी सादगी, तड़क भड़क और तामझाम से उनकी दूरी, ये सब उनके प्रति हमारी उत्सुकता को जगाते हैं। परेशानी ये है कि हंगल साहब आत्मश्लाघा में विश्वास नहीं करते, लेकिन आज वो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं तो हम भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहते। हंगल साहब, 1916 में आपका जन्म, पूरी सदी आपने गुजारी, राजनीति में आप रहे, संगीत से आपका लगाव रहा, रंगमंच पे आपने गज़ब ढाया, फिल्मों में आप रहे। इस भरपूर जिंदगी के बाद अब क्या इच्छा होती है कि पीछे मुड़ के देखें कि क्या छूट गया, क्या पाया? तो गालिब का एक शेर है कि हुई मुद्दत मर गया गालिब पर याद आता है। वो हर एक बात पे कहना है कि यूं होता तो क्या होता। नहीं, यूं होता तो क्या होता मैं नहीं सोचता। एक अलबत्ता बात ज़रूर है कि अगर मैं जवानी में आता फिल्मों में तो ज़्यादा मज़ा लूटता, मगर उसके बावजूद मैं बुढ़ापे में आया हूँ तो कोई बुरा काम नहीं किया। उसके बावजूद मुझे जो स्थान मिला, मैं लोगों का बहुत मशकूर हूँ, और डायरेक्टरों का भी और अपने को आर्टिस्ट का भी। अवतार किशन हंगल यानी ए.के. हंगल। कश्मीरी जुबान में हंगल के मायने होते हैं हिरण। कश्मीर की खूबसूरत वादियों को कई सदी पहले अलविदा कहकर कश्मीरी पंडितों का ये घराना कामकाज की तलाश में लखनऊ आ बसा। सरकारी कमिश्नर बनने की एवज में ए.के. हंगल के दादा ने लखनऊ से उखड़कर करीब 150 बरस पहले पेशावर को अपना ठिकाना बनाया। अब के पाकिस्तानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत के इसी पहाड़ी कस्बे में गुजरी सदी के इस महा अभिनेता का बालपन। पिता के संगीत और नाटक देखने के शौक ने बेटे के भीतर के कला तंतुओं को झिझोड़ा। उम्र की अलस सुबह ही उसके होंठ बांसुरी में फूंकने लगे पठानी लोकगीतों की धुनें, और उसके भीतर का अभिनेता अंगड़ाई लेने लगा आगाहश कश्मीरी और नारायण प्रसाद बेताब के लिखे पारसी नाटकों के प्रदर्शनों को देखकर। पिता और दादे परदादे अंग्रेजी हुक्मरानों की ताबेदारी में तल्लीन थे, लेकिन शायद सियालकोट में बसे मामा और ननिहाल के संस्कारों का असर था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोधी गुस्सा अवतार किशन के किशोर मन में घुमड़ने लगा। मिडिल क्लास तक पहुंचते पहुंचते वो बाकायदा पेशावर के क्रांतिकारी गुट की किशोर ब्रिगेड का सक्रिय सदस्य हो गया, जिन्हें कुरियर होने की जिम्मेदारी इसलिए सौंपी जाती थी ताकि अंग्रेजी खुफिया इन नादानों पर कोई शक न कर सके। 10वीं की पढ़ाई खत्म करने के बाद जब सवाल खड़ा हुआ रोजगार ढूंढने का, तो पारिवारिक परंपरा और पिता की तीव्र इच्छा के विरुद्ध उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नौकरी से साफ इनकार कर दिया। स्वतंत्र व्यवसाय की खोज में उन्होंने बाकायदा टेलरिंग यानी दर्जी कटर की ट्रेनिंग ली। कुछ समय बाद हंगल परिवार पेशावर छोड़कर कराची में आ बसा, और यहीं की एक मशहूर फर्म एस.आर. दास एंड सन्स में ए.के. हंगल ने 450 रुपए माहवार की पगार पर चीफ कटर की नौकरी शुरू की। ये दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने का दौर था। कराची में एक साथ 3 ए.के. हंगल विकसित हो रहे थे। एक चीफ टेलरिंग कटर ए.के. हंगल, दूसरा समाजवादी विचारों की तरफ तेजी से आकृष्ट होता युवा ए.के. हंगल, और तीसरा कराची हारमोनिका क्लब के रंगमंच पर सक्रिय अभिनेता ए.के. हंगल। कराची में ही हंगल के भीतर का पॉलिटिकल वर्कर और एक्टर जवान होता है।
कभी गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां और सरदार भगत सिंह को आदर्श मानने वाला हंगल पहले कम्युनिस्ट बना और फिर कराची टेलरिंग वर्कर्स यूनियन का जन्मदाता, जिसके चलते आगे चलकर उसे नौकरी गंवानी पड़ी और तब वो होल टाइम कम्युनिस्ट कार्यकर्ता और इवनिंग टाइम नाट्यकर्मी हो गया। सन 46 के नौसैनिक विद्रोह के वक्त वो कराची कम्युनिस्ट पार्टी का युवा सेक्रेटरी A.K. हंगल था, जो कराची बंदरगाह पर बागी नौसैनिकों के साथ लाल झंडा फहरा रहा था। वैसे सुना तो ये जाता है कि शुरुआती जिंदगी में आप राजनीति की तरफ बहुत मुखातिब थे। हाँ, उसकी वजह ये है कि वो एक वेव थी, वो वक्त था आज़ादी की लड़ाई का, हर नौजवान उससे मुतासिर था। और मैं पेशावर में था, चूँकि हमारी फैमिली वहीं थी, पठानों का मुल्क। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो एंटी इम्पीरियलिस्ट थे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खूब लड़ते थे, रेड शर्ट मूवमेंट, मैं उनके असर में आया, तो ज़ाहिर है कि हम भी उसमें शामिल हो गए। और एक दूसरा असर था मुझे मेरे अपने पिताजी का, उनको नाटक वाटक का बहुत शौक़ था और हम छोटे से थे, हमें ले जाते थे थिएटर में, गाना बजाना ये सब सुनते थे हम। नाटक का भी शौक़ हो गया और म्यूज़िक का भी शौक़ हो गया और फ्रीडम स्ट्रगल थी। और फिर नौजवान थे तो भगत सिंह की मूवमेंट का असर हुआ। मैं भी छोटा मोटा उसमें था, कोरियर वोरियर सर्विस थोड़ी कर दी, उधर छोड़ के आओ, ये चिट्ठी उधर दे दो, ज़्यादा कोई तलवार नहीं मारी, मगर इतना था। तो ये तमाम असरात को लिए हुए मेरी ज़िंदगी बनती है, मेरा कैरेक्टर बनता है। हीरोज कौन कौन थे आपके उस ज़माने में? जाहिर है महात्मा गांधी के तो सभी फॉलोअर्स थे, लेकिन कुछ ऐसी हस्तियां जिनसे क्या आज तक? मैं 3 हस्तियों, एक तो पंडित जी थे, जवाहरलाल जी, महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन इनकलाबियों में भगत सिंह थे। मुझे अभी तक याद है कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी लगी है, उससे पहले एक मर्सी पटिशन दी गई थी कि वायसराय को कि भगत सिंह को फांसी नहीं चढ़ाओ। उस मर्सी पटिशन पे मैंने भी साइन किया हुआ है, लेकिन अंग्रेज़ से फांसी चढ़ा दी उन्होंने। लेकिन शाम को जो मीटिंग हुई पठानों की, उसमें मैं मौजूद था। पठान लोग ज़ार रो रहे थे और एक कविता पढ़ रहे थे, कविता भी मुझे याद है पश्तो में, उसका आखिरी मिसरा याद है, सरदार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह। तो उसका असर था बहुत हम पर, तो हम भी क्रांतिकारी बन गया। फिर बाद में आके फिर ट्रेड यूनियनिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, इसका बाद में। सुना चंद्र सिंह गढ़वाली से भी आपके अच्छी अरे मुलाकात? वो तो मुलाकात तो नहीं थी, लेकिन उनसे मैं मुतासिर बहुत हुआ। मैं छोटा था बिल्कुल, और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई चल रही थी। एक जुलूस निकला पठानों का, उनकी डिमांड थी, उन दिनों महात्मा गांधी पकड़े गए थे और गफ्फार खान भी पकड़े गए थे, सरहदी गांधी उन्हें कहा जाता था। लोगों की डिमांड थी सरहदी गांधी को छोड़ो, और गांधी के लिए बोलते थे मलंग बाबा को छोड़ो। और बड़ा जुलूस, ज़बरदस्त जुलूस, मिलिटेंट जुलूस। तो आप उसमें क्या हुआ कि पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिलिट्री मंगाई। वो मिलिट्री में जो गढ़वाली रेजिमेंट मंगाई, तो उनका लीडर था चंद्र सिंह गढ़वाली। वो ट्रक से उतरे, मुझे अभी तक याद है, पूरी रेजिमेंट उनके साथ ही, और बंदूकें उठाई उन्होंने, और अंग्रेज़ उनका जो कमांडर था उनका फायर, बंदूक उठाई और इधर उधर देखा, चंद्र सिंह गढ़वाली ने बंदूक नीचे रख दी। कहेंगे इनके हाथ में कुछ नहीं, हम गोली कैसे चलाएं, हम बहादुर लोग हैं। आगे अगला का हाथ
खाली है, उसके हाथ में तो बंदूक नहीं, हम गोली क्यों चलाएं, कैसे चलाएं, ये बहादुरी नहीं है। ये देखकर मैं बड़ा मुतासिर हुआ। तो मैंने कहा देखो ये फौजी है और अब इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट फांसी चढ़ा देगी या गोली मार देगी, इसको इनकार किया है। तो वही बात हुई, उनको ट्रक में बिठा के ले गए, कोर्ट मार्शल किया, 14 साल जेल हुई उनको। और दुख की बात यह है कि आज़ादी से कुछ अरसा पहले बहुत बुरी तरह से उसकी डेथ हुई, बीमार हो के, बुरा हाल। उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ना तो कोई पद्मश्री है, ना पद्म भूषण है, कुछ भी नहीं। जिनको मिलते हैं मैं जानता हूँ, किसी को सही मिलता है, किसी को गलत मिलता है आजकल जो, और उस बेचारे को कुछ नहीं। तो पेशावर से आपके वालिद कराची आ गए। कराची में भी आपने अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी या जो आपकी उस ज़माने में जो पसंद थी, पहली पसंद के अपने हीरोज़ की तलाश करना इनके बीच में, वो जारी रही क्या? एक बात मैं बताना भूल गया आपको, क्योंकि मैं तो एंटी ब्रिटिश था, लेकिन मेरे फैमिली जो थी वो सब बड़े बड़े लोग थे। मेरे फादर भी बहुत बड़े अफसर थे और उनके बाप असिस्टेंट कमिश्नर थे, यानी मेरे दादा, उनके कज़न ब्रदर फर्स्ट इंडियन जज बंगाल हाई कोर्ट थे। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो अंग्रेज़ों की नौकरी नहीं करनी थी, तो कुछ तो करना था अपनी लाइवलीहुड के लिए। मुझे आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, मुझे अच्छा कपड़ा पहनने का शौक़ था, अभी भी देखो बुरा नहीं है। तो मैं साइंटिफिक कटर बन गया, कटर, टेलरिंग कटिंग, और बहुत अच्छा नाम हो गया मेरा। आई वॉज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड कटर्स इन इंडिया, जो उस वक्त 1940s में मेरी 500 रुपये पगार थी। 540 में? हाँ जी, 40। तो अब मेरे पास है कुछ नहीं, वो अलग, वो दूसरा इतिहास है, वो बाद में बताऊंगा। तो अच्छा, और फिर जब हम कराची आए तो टेलरिंग का काम शुरू किया, लेकिन उसके साथ ही साथ जो भगत सिंह का बीज लगा हुआ था, क्रांतिकारी का बीज था, वो भी संग संग रहा। फिर मैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट में आया। ट्रेड यूनियन मूवमेंट में मैंने बहुत कुछ सीखा, समाज ही बड़ा क्यों है, ये छोटा क्यों है, ये सोशलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है। ये सब कराची में रहते हो? हाँ, थोड़ा सा बीज लगा था भगत सिंह का, क्योंकि भगत सिंह भी सोशलिस्ट था। भगत सिंह जो था वो सोशलिज्म में, समाजवाद में बिलीव करता था। और थोड़ा थोड़ा हमको पता लगा, मगर जब मैं कटर बना, नौकरी करी, तो मुझे पता लगा कि ये वर्गीय संघर्ष क्या होता है। नौकर था ना मैं, भले कितनी पगार हो, था तो नौकर, नौकर मालिक, ये सब चीज़ें मुझे खुद तो जो, और मैंने सब जिंदगी में किताबों से कम सीखा, अनुभव से ज़्यादा सीखा। मैं आपसे पूछता हूँ एक बात, कि पहले अनुभव आया या पहले किताब आई? ये तो मुर्गे और अंडे वाली बात हो गई। नहीं, मुर्गे अंडे का तो जवाब नहीं, इसका जवाब है। अच्छा जी, फरमाइए। पहले अनुभव आया, उसके बाद किताब लिखी गई, फिर किताब ने अनुभव को एनरिच किया, और उस एनरिच अनुभव ने फिर किताब लिखी। हाँ, तो ये चेन रिएक्शन बन नहीं, डायलेक्ट्रिकल प्रोसेस है ये। तो मैंने जो कुछ सीखा अनुभव, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई मैंने नहीं करी, मैट्रिक तक करी। उसके बाद मैंने अनुभव, मेरी दिलचस्पी थी अनुभव में। एक्टर भी मैं इसलिए बना, चीज़ को देखना, परखना, एक्सरे करना, आगा पीछा उसका देखना, ग्रहण करना, ऑब्ज़र्व करना, ये मुझ में था। और पूछना कि ये क्यों, वो क्यों, ऐसा बचपन से ही। और जो मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वो मेरे अनुभव में रही। मिसाल के तौर पर ये दलित क्यों होता है,
बड़ा क्यों होता है, ज़मींदार क्यों होता है, किसान क्यों होता है, मजदूर क्यों, ये सारी चीज़ें मुझे अनुभव। मैं दिल्ली में आया एक दफ़ा 1935 में, छोटा था, मैंने पठानी लिबास पहना हुआ था, पगड़ी और ये सलवार और सब। तो चांदनी चौक घंटा घर के बाद प्याऊ था, एक प्याऊ समझते हैं आप? दिल्ली में प्याऊ बहुत होते थे। और पानी पिलाते हैं, एक गिलास में कुछ पिला रहे थे, एक नाली थी, मुझे देखा नीचे तो नाली में पिलाना। मैंने कहा उसको तुम गिलास में पिला, मुझे नाली में क्यों? नहीं तुम नाली में। बड़ा गुस्सा चढ़ा मुझे। वो मुझे या तो दलित समझा या मुसलमान समझा, तो मेरा पठानी लिबास था। नहीं इसी में मुझे आई फेल्ट वेरी इंसल्टेड यू नो एंड हर्ट। मैंने, गर्मी सख्त थी, मैंने पानी नहीं पिया, मैं चला गया। उस दिन से मैंने सोचना शुरू किया कि ये क्या है, ये समाज क्या है, ये ऊंच नीच क्या है, ये अछूत क्या है, ये दलित क्या है, ये जिम्मेदार क्या है, ये बड़ा क्या है, ये छोटा क्या है। तो उसने मुझे इस सोच में डाल दिया। और भी इस तरह से धर्म के बारे में भी बाद में मैंने कुछ सीखा। मिसाल के तौर पर मेरे जब फादर की डेथ हुई तो मैं उनकी अर्थियाँ लेकर, अस्थियाँ बोलते हैं ना, हरिद्वार गया, पंडे पड़ गए पीछे, और संभाल के अस्थियाँ लेकर मैं गया। उसने कहा कि भाई क्या नाम था फादर का? मैंने ये नाम, वो हमारे पास ही थे, दादा वादा हमारा सब उसी पंडे के पास। मैंने कहा क्या करूं, मुझे तो कुछ आता नहीं। कहना क्या नाम था आपके बाप का? मैंने कहा ये नाम, मीन मेख मकर, कुछ मंत्र पढ़े। कहना 6 आदमियों को खाना खिलाओ। मेरे पास डारा मंत्र पढ़ के। मैंने कहा मंगा लो, पूरी मंगा, पूरी भाजी 6 मंगा ली। मंगाने के बाद उसने आवाज़ दी, ऊपर उसकी फैमिली रहती थी, अरे नीचे आओ। वो 6 आदमी थे उसके घर के। मेरे पे असर डालने के मीन में एक मकर किया उसने कि ये धर्मी बात है बड़ी। मगर मुझे शक हुआ, मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ है कुछ। फिर अस्थियां डाली हरिद्वार हर की पौड़ी पे, तो पाँव से रगड़ने लगा उनको, राख को, एशिस को। यार ये तो मैं इतना संभाल के लाया हूँ अस्थियों को, ये पाँव से रगड़ रहा है मेरे बाप की अस्थियाँ। बड़ा बुरा लगा, क्या करूँ? पूछा कि भैया पाँव से क्यों रगड़ते हैं? क्या लिए देखते हैं कुछ सोना वोना तो नहीं इसमें आ गया, गोल्ड, वो निकाल लेते हैं फिर पाँव से रगड़ के। वो गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा ये ढोंग है सब। आज के बाद मेरी फैमिली में कोई मरेगा तो हरिद्वार नहीं लाऊंगा मैं। पानी तो सारा समुंदर में जाता है, समुंदर में डालूंगा, यहाँ नहीं लाऊंगा। यानी लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये ढोंग है। फिर मैं नहीं कोई घर की कोई मरे, मैंने समुंदर में डाला, आकर तो पानी सब वहीं आता है। सो आई वॉज टेलिंग यू दैट आई लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, अनुभव, इसलिए बोलता हूँ। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, अरे किताबें पढ़ी, ये पढ़ा वो पढ़ा, तो मेरे अनुभव को और ज़्यादा तजुर्बा मिला, और अनुभव ने मेरी किताबी ज़िंदगी को और एनरिच किया, अमीर किया। अभी हम फिर आपको मैंने कहा कि पेशावर से माइग्रेट होकर हम कराची आए। हमारी ज़िंदगी में माइग्रेशन बहुत था। धर्म के आधार पर देश के बंटवारे की सोच के खिलाफ थे हंगल। यही वजह है कि अगस्त सन 47 में वो बेहद क्षुब्ध थे। भारत के बंटवारे के साथ कम्युनिस्ट पार्टी का बंटवारा भी अवश्यंभावी था। वरिष्ठ लेखक सज्जाद जहीर के नेतृत्व में पाकिस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली गई।
कराची, पेशावर और सियालकोट उनका अपना देश थे, अपनी मातृभूमि, जो बेशक राजनीतिक कारणों से किसी भी देश के नाम से पुकारी जाए। वो अपने को हिंदू या मुसलमान के संकीर्ण दायरे से परे मानते थे, लिहाजा हिंदुओं के भारत में जाने की बात उनकी कल्पना से परे थी। उनकी सोच का केंद्र तो वर्ग और वर्ग संघर्ष थे, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में चल रहे हों। उनके इन्हीं रैडिकल विचारों का नतीजा था कि आजादी के कुछ ही समय बाद उन्हें पाक हुकूमत ने कराची सेंट्रल जेल में नजरबंद कर दिया। पहले कराची और फिर सिंध, हैदराबाद की जेलों में हंगल ने 1.5 साल का वक्त काटा। फिर एक शाम 12 घंटे में देश छोड़ने के नोटिस पर उन्हें रिहा कर दिया गया। सन 49 की दिवाली की शाम हंगल परिवार जेब में 20 रुपए डालकर बंबई बंदरगाह पर उतरा। नया शहर, नया वतन और नए लोग। उन्हें कतई अंदाज नहीं था कि बंदरगाह के आगे उनकी कश्ती उन्हें कहां ले जाएगी। तो हंगल साहब, कराची में आपकी राजनीतिक गतिविधियां, ट्रेड यूनियन गतिविधियां तो शामिल रही। 9 सितंबर हिटलर ने अटैक कर दिया, यूरोप में लड़ाई शुरू, रशिया पे अटैक किया। और उन दिनों में लोग कहने लगे कि भाई रशिया में अमीर गरीब नहीं होता, सोवियत यूनियन, हमें ये क्या भाई अमीर गरीब नहीं होता, ये क्या मतलब। उनका ये सोशलिज्म है, वहाँ एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है, ये है वो है सब। तो मेरी दिलचस्पी सोशलिज्म की तरफ, सोवियत यूनियन की तरफ बढ़ी और मैं उनको सपोर्ट कर। जब हिटलर ने अटैक किया तो मुझे बुरा लगा कि भाई ये सोशलिज्म पर अटैक है, सोशलिज्म को मैं मानता हूँ, तो ये तो बड़ा। तो मैं सोवियत यूनियन की जो दोस्ती की जमातें थीं उनका मेंबर बन गया और ऑफिस बेयरर बन गया। तो एक दूसरी लहर शुरू हो गई। साथ ही साथ नेशनलिज्म तो थी ही थी, ये दूसरी सोशलिज्म भी संग शुरू हो गई। सो मैंने आपसे अर्ज़ किया था अभी कि वहाँ पर हमने जो ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट और कम्युनिज्म और ये, तो उसमें सेकुलरिज्म, तो उन्होंने हमको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट किया, पहले 6 महीने की दी जेल, 6 महीने ख़त्म हुए तो और 6 महीने और 6 महीने और 6 महीने। सो फिर क्या हुआ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ है। हिंदू कैदी यहाँ आ जाए, मुसलमान कैदी उधर चले जाए। इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एग्रीमेंट हुआ कि उन दोनों में आज़ादी मिली थी तो फसाद हुए बहुत। तो यहाँ मुसलमान पकड़े गए, वहाँ हिंदू पकड़े गए, ऐसा कुछ। तो मैं तो हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं हूँ, कभी था ही नहीं। मेरा तो एक पॉलिटिकल फाइट थी, उसमें मैं पकड़ा गया था, ट्रेड यूनियन फाइट थी। सो एक एग्रीमेंट जो हुआ तो मैं उस वक्त जेल में था। इंडिया और पाकिस्तान का एग्रीमेंट कि हिंदू कैदी इधर आ जाए, मुसलमान कैदी उधर। तो एक दिन सुप्रीटेंडेंट आके बोलता, गेट रेडी, टुमारो यू आर गोइंग टू इंडिया वाया वाघा बॉर्डर। अरे क्यों? दिस इज एन एग्रीमेंट, यू हैव टू गो। आई सेड आई एम नॉट गोइंग। हैरान। दूसरे हिंदू कैदी जो थे वो कुछ हुए बड़े, इंडिया जाएंगे, छूट जाएंगे। अब मैं पैदा हूँ यहाँ, मेरी ये मातृभूमि, जन्मभूमि है, मैं कैसे छोड़ूंगा इसको। मैं सियालकोट में पैदा हुआ था, पंजाब। बड़े बड़े आदमी वहीं पैदा होते हैं, इकबाल वहीं पैदा हुए, फैज़ अहमद फैज़ वहीं पैदा हुए, और हमारे जैसा आदमी भी वहीं पैदा हुआ। खैर, दैट इज बिसाइड द पॉइंट। तो हमने कहा हम नहीं जाते, तो तुम फिर हमें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें सारी उम्र जेल में रहना, हम रहेंगे। मेरा बीवी बच्चा वहीं थे। फिर मेरे जो लीडर थे, मुस्लिम्स थे सब, उन्होंने कहा देखो भी क्या करोगे यहाँ रह के। सन 49 की आमची मुंबई ए.के. हंगल के लिए पर आई थी। समय गुजरा और शरणार्थी के रूप में आए कुछ प्रगतिशील सिंधी लेखकों और सांस्कृतिक कर्मियों से उनका मेलजोल हुआ। जीवन यापन के लिए उन्होंने नरीमन रोड की मशहूर फर्म क्लॉथ मर्चेंट एंड टेलर शॉप में चीफ कटर की नौकरी कर ली। पेट की भूख तो शांत हुई, लेकिन दिमागी भूख का अभी कोई इंतजाम नहीं था। ये तेलंगाना में सशस्त्र कम्युनिस्ट आंदोलन का युग था।
जिसके चलते देश भर में कम्युनिस्टों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। बम्बई के कम्युनिस्ट भूमिगत होकर काम कर रहे थे, लिहाजा हंगल का उन तक पहुंचना नामुमकिन था। आहिस्ता आहिस्ता समय बदला और कम्युनिस्टों को खुले तौर पर काम करने की छूट मिली और तब हंगल शामिल हो गए उनके दस्ते में। कराची की तर्ज पर यहाँ भी उन्होंने बॉम्बे टेलरिंग वर्कर्स यूनियन की स्थापना की। दिन नौकरी और शामें यूनियनबाजी में गुजरती। इस बीच बम्बई इप्टा यानी भारतीय जन नाट्य संघ के लोगों से उनकी मुलाकात हुई। इप्टा उन दिनों खस्ताहाली के दौर से गुजर रहा था। विभिन्न मतभेदों के चलते ख्वाजा अहमद अब्बास, पृथ्वीराज कपूर, बलराज साहनी, हबीब तनवीर, शंभू मित्रा, उत्पल दत्त, पंडित रविशंकर, दीना गांधी, अमर शेख, अन्नाभाऊ साठे जैसे दिग्गज उससे अलग हो गए थे। बम्बई इप्टा के बचे खुचे लोगों के साथ हंगल ने एक तरफ पुराने साथियों को वापस लाने की मुहिम छेड़ी तो दूसरी तरफ हिंदी रंगमंच का काम शुरू किया। गीतकार शैलेंद्र बम्बई इप्टा के अध्यक्ष बनाए गए। संगीतकार सलिल चौधरी और कनु घोष की वापसी हुई। फ्लोरा फाउंटेन में मकाबी हॉल को रिहर्सल के लिए किराए पर लिया गया था। आचार्य आत्रेय का तेलुगु नाटक बाबू का हिंदी रूपांतरण इन लोगों का पहला प्रोडक्शन था, जिसका निर्देशन R.M. सिंह ने किया। सुप्रसिद्ध चरित्र अभिनेता सत्येन कप्पू ने पहली बार इसमें अभिनय किया। नाटक को बेहद कामयाबी मिली। इसके पहले प्रदर्शन के दर्शकों में फिल्मकार बिमल रॉय से लेकर बलराज साहनी तक सभी मौजूद थे। अगले 2 नाटक सुराज और मुसाफिरों के लिए का निर्देशन ऋत्विक घटक ने किया। बम्बई इप्टा को जैसे सांस मिली और हंगल, उन्होंने तो गोया अब जिंदगी हासिल कर ली थी। तब से लेकर आज तक हंगल और इप्टा एक दूसरे का अंग बने हुए हैं। 60 के दशक के अंत में हंगल ने फिल्मों में पदार्पण किया। रंगमंच से शुरू होकर बड़े पर्दे तक पहुंचते हुए कैसा रहा फिल्मों में A.K. हंगल का सफर? किस तरह उन्होंने एक आम मुसीबत ज़दा लेकिन हौसलेबाज हिंदुस्तानी के किरदार को बड़े पर्दे पर साकार किया? इसके लिए देखिए कार्यक्रम का अगला भाग।